नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 71 बीपीएससी पीटी के लिए हम लोग एक टारगेट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें जितने भी दिन पीटी एग्जामिनेशन के हैं उतने में हम लोग मैक्सिमम टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। फिलहाल पॉलिटी कर रहे हैं। पॉलिटी का चौथा वीडियो होगा ये। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज चौथे वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान में मूल अधिकार को पढ़ेंगे और इस लेक्चर संबंधित आपको एमसीक्यू भी मैं साथ साथ में करवाऊँगा और एमसीक्यू करेंगे और उसके साथ में ये लेक्चर देखेंगे। टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रहा है 15 जून से। टेस्ट सीरीज में जुड़िएगा। पहला 2 टेस्ट पॉलिटी का ही होगा, जिसमें 11 करीब में सेक्शनल टेस्ट हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं और लास्ट के जो टेस्ट होंगे 3-4 वो आपके करंट अफेयर के टेस्ट होंगे। बहुत ही अच्छे टेस्ट बनाए गए हैं। अगर आप जुड़ेंगे तो आपको ज़रूर ही बेनिफिट मिलेगा। देखिए, आज का पहला टॉपिक क्या है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में आपको संविधान के भाग वगैरह, संविधान के स्रोत वगैरह सब कंप्लीट करवा चुका हूँ। ऐसे टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और ये वो टॉपिक होंगे जो बाइलिंगुअल ही होंगे, यानी कि जो भी कठिन शब्द होगा उन सभी के आगे इंग्लिश वर्ड लिखा होगा, उन सभी को हम लोग बाइलिंगुअल में समझते हुए चलेंगे ताकि इंग्लिश माध्यम के बच्चों को भी दिक्कत ना हो। ओके, देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार की बातचीत की गई है। जब मैंने आपको समितियों के बारे में पढ़ाया था तो उस दौरान मैंने आपको समझाया था कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार को हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया है। पहला सवाल जो पूछा जाता है प्रीलिम एग्जाम में वो यही पूछा जाता है कि भारत के संविधान में मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार है क्या दरअसल में? तो मूल अधिकार आपको परिस्थितियां प्रदान किया गया है भारत के संविधान के द्वारा, ताकि आप अपना संपूर्ण विकास कर सकें, पूर्ण ग्रोथ कर सकें। इसी को लेकर कंडीशंस दिए गए हैं आपको। जितने भी मूल अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार अगर आपसे ले लिया जाए तो आपका संपूर्ण ग्रोथ संभव नहीं हो पाएगा। जैसे अगर पुरुष महिला समानता नहीं होती, महिलाओं को काम करने का अधिकार नहीं देते, तो महिलाओं का संपूर्ण विकास कभी संभव ही नहीं था। यानी कि मूल अधिकार को अगर एक शब्द में कहा जाए तो क्या है ये? तो ये वो परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं जो किसी भी इंसान के गरिमापूर्वक जीवन के लिए परम आवश्यक होता है। उसी को मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार राज्य की शासन व्यवस्था, कठोर कानून के खिलाफ भी काम करते हैं और समाज के जो कठिनाई है, समाज में जो असमानता है, समाज के जो शासन व्यवस्था है, उसके खिलाफ भी कई सारे मूल अधिकार काम करते हैं। जैसे बलात्श्रम का अधिकार न केवल राज्य के शासन से आपको संरक्षित करता है, कठोर नियम कानून से बचाता है, बल्कि किसी व्यक्ति के द्वारा भी आपके ऊपर में बलात्श्रम नहीं करवाया जा सकता है। जैसे कि अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार जो दिया गया है, ये न केवल राज्य के खिलाफ है बल्कि समाज के खिलाफ है कि समाज में अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि मूल अधिकार स्टेट के अगेंस्ट भी आपको दिया जाता है और आपको समाज के अगेंस्ट भी दिया जाता है कि समाज में भी आपके अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता है। मूल अधिकार को भारतीय संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में शामिल किया गया है। भाग 3 में शामिल किया गया है और ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। यानी कि एक संपूर्ण व्यक्ति की डिग्निटी से लाइफ जीने का, गरिमापूर्वक लाइफ जीने का मूल अधिकार के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगर मूल अधिकार नहीं होगा तो सम्मानपूर्वक जीवन भी संभव नहीं हो सकता है। ये आपकी स्वतंत्रता की, समानता की, गरिमा की रक्षा करते हैं। भारत सरकार के मनमाने कार्यों के खिलाफ सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। कल को भारत सरकार बोले कि आज के बाद से यूट्यूब पर कोई मेरी आलोचना नहीं करेगा, सब बंद, तो क्या ये मूल अधिकार का हनन होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। यानी कि सरकार के कठोर कानूनों से भी आपकी सुरक्षा कौन करता है? तो मूल अधिकार ही करता है। मूल अधिकार की विशेषता क्या क्या है? तो पहली विशेषता है न्याय संगत है, जस्टिसेबल है। मतलब कि न्याय संगत का क्या मतलब होता है कि अगर आपने मूल अधिकार लिख के दिया गया आपके संविधान में, अगर कोई एक मूल अधिकार आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं मिल रहा है, या उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, या उसका उल्लंघन हो रहा है, तो सीधे आप भारत के सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि देखो मेरा मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इसी को कहा जाता है न्याय संगत है। यानी कि मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो छोड़ ही दीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 32 के तहत में और आर्टिकल 26 के तहत में हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत में आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं कि मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। हमारा मूल अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाल ही में एक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा, जिन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखा, उसके आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मूल अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि उन्होंने प्रोफेसर साहब को भी बोला कि कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो पॉइंट है वो यही है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस,
कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए आपको बेल दे रहे हैं। दूसरा विशेषता क्या है, तो उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अगर संपूर्ण रूप से किसी भी चीज़ पर आज़ादी दे दी जाती है तो ऐसी संभावनाएं होती हैं कि दूसरों की आज़ादी पर फर्क पड़ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यह अधिकार पूर्ण है नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, आपको 100% अधिकार नहीं दिया जाता है, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं। इसी को कहा जाता है स्वतंत्रता। और आज़ादी में हर चीज़ के अधिकार होते हैं, जबकि स्वतंत्रता बंधनों के साथ आती है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपको कुछ डिसिप्लिन का पालन करना पड़ेगा। सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसी मूल अधिकार के साथ में कंडीशंस भी रखे गए हैं। निलंबन, सस्पेंशन, जैसे भारत के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 का निलंबन हो सकता है। आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन आपातकाल के दौरान भी नहीं किया जा सकता है। उपलब्धता, कुछ अधिकार सभी व्यक्ति, नागरिक और गैर नागरिक सभी के लिए होते हैं, वहीं पर कुछ अधिकार जो हैं ये केवल और केवल नागरिकों के लिए होते हैं। जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो हैं ये केवल और केवल नागरिकों के लिए दिया गया है, केवल और केवल नागरिकों के लिए है। ये भारत के जो नागरिक होंगे केवल और केवल उन्हीं के लिए होगा। इसके अलावा जो अधिकार हैं, जैसे कि मान लीजिए 18 आर्टिकल में दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 20 में दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 21 में दिया गया है, ये सब नागरिकों के साथ साथ निवासियों को भी, कोई व्यक्ति ब्रिटेन का है वो भारत में आकर के रह रहा है तो उसको भी ये अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन बाकी जो अधिकार हैं वो केवल भारत के नागरिकों के लिए बनाए गए हैं, भारत के नागरिकों के लिए होंगे। भारत के संविधान में 6 मूल अधिकार हैं और ये सभी अधिकार मिलकर आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ और अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं। ये सभी अधिकार आपके लिए आवश्यक हैं। अगर ये अधिकार नहीं होगा तो आपका संपूर्ण विकास संभव ही नहीं हो पाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि संवैधानिक शासन का क्या तात्पर्य होता है। मैंने आपको एक शब्द सिखाया था कि लिमिटेड गवर्नेंस, यानी कि सीमित शासन को संवैधानिक शासन कहा जाता है। तो सीमित शासन कैसे हो पाएगा? जब तक आपको आपके अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक शासन सत्ता सीमित हो ही नहीं सकता है। शासन सत्ता सीमित ही होता है अधिकारों के द्वारा, लिखित संविधान के द्वारा ही शासन सत्ता सीमित हो पाता है। किसी एक व्यक्ति के जो अधिकार हैं, किसी एक व्यक्ति का जो शक्ति है, पावर है, उसको अगर हम लिख देंगे यानी कि वो लिमिटेड हो जाएगा कि जो लिखा हुआ है वही करना है। वहीं किसी व्यक्ति के अधिकार, पावर को अगर हम बिना लिखे हुए छोड़ देंगे, अनडिफाइंड छोड़ देंगे तो बहुत विस्तारित हो जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। सीमा कैसे तय किया जाता है? तो सीमा तय किया जाता है लिखित संविधान के द्वारा, अधिकारों के द्वारा। जनता को अधिकार जब दिया जाता है तो शासन सत्ता सीमित होने लग जाती है। देखिए पहला क्या है, समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 से 18 तक में समानता की हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की बात की जा रही है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि क्या कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। समक्ष समानता का मतलब एक कानून है, उसके सामने सब कोई समान रहेंगे, हर कोई समान रहेगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो बोलता है कि कुछ ऐसे प्रावधान, विशेष लोगों के लिए विशेष प्रावधान राज्य जो है, स्टेट जो है वो कर सकती है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, स्टेट की परिभाषा दी गई। स्टेट का मतलब बिहार स्टेट की बात नहीं हो रही है। स्टेट का मतलब भारत सरकार, बिहार सरकार, पंचायत, आपका सारे के सारे स्टेट में आ जाएंगे, स्टेट में आ जाते हैं। न्यायपालिका स्टेट का हिस्सा नहीं होती है, ये ध्यान में रखिएगा। यह सुनिश्चित करता है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी को समान व्यवहार मिलेगा। ये इसके द्वारा आर्टिकल 14 के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यदि सरकारी नौकरी में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन होता है तो प्रभावित व्यक्ति अदालत में याचिका दायर कर सकता है। जैसे इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992 मामले में आरक्षण की नीति को अनुच्छेद 14 के तहत जांचा गया था और ये माना गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की कंसेप्ट यहाँ पर काम नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको हमें आरक्षण देना ही पड़ेगा, इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि भारत देश में किसी भी कानून में किसी के धर्म के आधार पर नंबर 1, जाति के आधार पर नंबर 2, लिंग के आधार पर नंबर 3, जन्म स्थान के आधार पर नंबर 4, इनमें से किसी भी आधार पर उनके साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। ये 4 चीज़ें बताई गई हैं, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर
कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कोई भी भेदभाव का निषेध किया गया है। ओके, यह भेदभाव को रोकता है, विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर जैसे होटल, दुकान इत्यादि पर। यदि किसी स्कूल में केवल एक विशेष जाति बच्चों को प्रवेश से वंचित किया जाता है तो आर्टिकल 15 का वो उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल 16 है, सार्वजनिक रोजगार, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता की बातचीत की जाती है। जो सामान्य तौर पर आरक्षण जैसे प्रावधान है वो आर्टिकल 16 के तहत ही आपको मिलते हैं। सरकारी नौकरी में भर्ती, पदोन्नति में भेदभाव नहीं हो सकता है। यदि किसी योग्य उम्मीदवार को लिंग के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है तो वहाँ पर आर्टिकल 16 का उल्लंघन माना जाएगा कि भाई रोजगार में अवसर की समानता होनी चाहिए, लेकिन समानता का कभी भी मतलब इक्वल नहीं होता है। समानता का मतलब इक्वल नहीं होता है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि भाई 4 लोग हैं, चारों को आपने 4-4 रोटियां दे दी खाने के लिए, तो क्या हो गया? ये इक्वालिटी हो गया क्या? इक्वालिटी हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये गणित वाला इक्वालिटी है, ये सोशल साइंस की इक्वालिटी नहीं है। सोशल साइंस में कोई 4 व्यक्ति एक जैसे हो ही नहीं सकते हैं, हर कोई अलग अलग होंगे। एक व्यक्ति की भूख 1 रोटी की होगी, एक की 2 की होगी, एक की 5 की होगी। तो जिसको जितनी भूख है उसको उतना रोटी देंगे, तो वो हो गया इक्वालिटी। यानी कि ज़रूरत के हिसाब से हमें विशेष समुदाय, विशेष व्यक्ति की तरफ में ध्यान देना पड़ेगा। इसको सोशल साइंस में इक्वालिटी कहा जाता है, समानता कहा जाता है। गणित में होता है 1 बराबर 1, यानी कि दोनों समान हो गए, लेकिन सोशल साइंस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ व्यक्ति, समाज, परिस्थिति, लिंग के अनुसार से समानता नहीं होती है, हर कोई किसी दूसरे से अलग होता है। इसलिए राज्य को, स्टेट को अलग अलग प्रावधान करने पड़ते हैं। जैसे महिला और पुरुष के बीच में प्रावधान करने पड़ते हैं कि ट्रेन में पुरुषों के लिए आरक्षित नहीं सीटें होती हैं बल्कि महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर उसको इक्वालिटी स्थापित करनी है। महिलाओं की संख्या ट्रेन में कम होती है और उनको बैठने के लिए जगह भी चाहिए होता है। जैसे SC ST वर्ग और सामान्य वर्ग में सामाजिक रूप से जो पिछड़ापन है और एक समाज बहुत आगे है, तो उसको हमें समान लाने के लिए जो पिछड़ा हुआ समाज है उसको हमें विशेष अवसर प्रदान करने पड़ेंगे। इसी विशेष अवसर को आरक्षण नाम दिया गया है। ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिएगा, बाकी तो फैक्ट ही है सारे पॉलिटी में। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उल्लंघन अगर आपने किया तो बहुत कठोर प्रावधान बनाया गया है। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। आज आपको लगता है कि ये क्या है, लेकिन आज़ादी के समय से 75 वर्ष पूर्व भारत में जाएंगे तो अनटचेबिलिटी पराकाष्ठा पर था। बिहार में अगर रहते होंगे तो गांव घर में तो आज ही बहुत ज़्यादा है गुरु, टच नहीं करते हैं लोग एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा है। पानी वानी पीना तो दूर की बात हो गई। मैं समाज के सबसे उच्च वर्ग से सो कॉल्ड आता हूँ, मैं मानता नहीं लेकिन मैं आता हूँ, इसलिए मुझे पता है अनटचेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। अनटचेबिलिटी आज आपको भले शहर में रह रहे होंगे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, आपके दोस्त हो सकता है हर सर्किल से हो, हर समाज से बिलोंग करते हों, जब सभी के होते हैं, लेकिन आज से 75 वर्ष पहले जाएंगे तो ऐसी स्थिति नहीं थी। इसलिए इस प्रकार का एक्ट बनाया गया, इस प्रकार के प्रावधान डाले गए कि भाई कहीं पर भी विभेद ना हो। जैसे मंदिरों में आज भी दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाता है, जाते हैं तो धो दिया जाता है उसको गंगाजल से। हमारी राष्ट्रपति जी भी गई थी कहीं पर तो उसको धो दिया गया था। दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। यदि किसी मंदिर में दलित के प्रवेश को रोका जाता है तो ये आर्टिकल 17 का उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन, ये भी नहीं समझ पाते हैं कई सारे लोग। आज़ाद भारत में जब शुरुआत से पहले आप गुलाम भारत में जाएंगे ना तो तरह तरह के रियासतें थी, ज़मींदार थे जो अंग्रेज़ों को खुश करके रखते थे, अंग्रेज उनको उपाधियां दे देते थे। आज से आपका नाम में राय बहादुर लग गया, राय बहादुर चिंटू सिंह, इस प्रकार के नाम दिए जाते थे। ये क्या कर रहा है? ये समाज में किसी व्यक्ति को विशेष दिखा रहा है। तो भारत सरकार को मूल अधिकार में ये चीज़ डालना पड़ गया कि अपने नाम में राय बहादुर, महाराजा जैसी उपाधि धारण मत करना, इसलिए ये चीज़ धारण नहीं किया जाता है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण जैसे पुरस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन सामंती उपाधि जैसे फ्यूडल टाइटल्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। सैन्य और शैक्षणिक डिग्री के अलावा कोई भी डिग्री आप अपने नाम में नहीं लगा सकते हैं, कोई उपाधि वगैरह नहीं लगा सकते हैं। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। पता चला किसी ने अपना नाम रख लिया कि राय बहादुर मेरा उपाधि हो गया, मेरा नाम है चिंटू सिंह। वैसे तो इस तरह का नाम कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम,
आर्टिकल 19 से 22 तक में राइट टू फ्रीडम दिया गया बंधुओं। यह अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी और एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की रक्षा करता है। मुख्य रूप से राइट टू फ्रीडम में इसी की रक्षा की जाती है। पहला है इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई पत्रकार सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन मानहानि या उकसावे से बचना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने मुंह उठाकर किसी को डायरेक्ट चोर बोल दिया। आप सारे सबूत रखते हो उसको चोर बोल दीजिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे केजरीवाल जी करते थे ना शुरुआत में, हर किसी को बोलते थे चोर है। कोई भी मिल गया रास्ते में पकड़ के बोलते तू चोर है। तो ये वाला सिचुएशन नहीं हुआ, बाद में उनको बहुत सारे लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्र होने की भी स्वतंत्रता दी गई है। फ्रीडम ऑफ असेंबली भी दिया गया है। उदाहरण के लिए जैसे लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था पब्लिक ऑर्डर भंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा, संगठन या संघ बनाने का अधिकार दिया है। पहला बोलेंगे लोगों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके संघ बनाएंगे, संघ बना करके घूमने निकलेंगे, घूमने निकलने के बाद थक जाने के बाद कहीं पर घर बसा लेंगे, घर बसाने के बाद फिर व्यापार वगैरह भी तो चाहिए। तो यही है सारे के 6 के 6 यहाँ पर दिए गए हैं। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद से स्वतंत्रता आवागमन की, कहीं पर भी देश में एक दूसरे जगह पर जाने की स्वतंत्रता है। आप अभी मन करे आपका उठिए और चल लीजिए कहाँ पर, तो पहाड़ घूमने के लिए। अभी मन करे तो आप चले जाइए जम्मू कश्मीर घूमने के लिए। अभी मन करे तो आप जाइए कहाँ पर, त्रिपुरा घूमने के लिए। लेकिन किसी किसी राज्य में इनर लाइन परमिट भी आपको लेना पड़ेगा। इस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। निवास और बसने की भी स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाकर बस सकते हैं, कहीं पर भी जाकर रह सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता है, पूरी स्वतंत्रता है। पेशा या व्यापार की भी है, आप किसी प्रकार का व्यापार खोल सकते हैं। लाइसेंस और नियमों का पालन कीजिए और कोई भी व्यापार आप चला सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आप रील बना करके भी पैसे कमा सकते हैं, वो भी एक प्रकार का व्यापार ही हो गया है। सार्वजनिक व्यवस्था का भंग नहीं करना है, जैसे ट्रेड यूनियन बनाते हैं, दूसरे का उदाहरण हो गया। स्वतंत्र आवागमन की, जैसे व्यक्ति भारत में कहीं पर भी यात्रा कर सकता है, लेकिन कुछ बॉर्डर एरियाज जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वहाँ पर आपकी यात्रा को रोका जा सकता है, यानी कि उचित प्रतिबंध यहाँ पर भी लगाया गया है। आर्टिकल 20 पर हम लोग आ गए हैं। इसमें किन चीज़ों की बात की गई है? इसमें बात किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बातचीत की गई है। जैसे कि इसमें 3 संरक्षण शामिल हैं। पूर्वव्यापी कानून एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संरक्षण दिया गया है। आपको दोहरा दंड नहीं होना चाहिए और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा आपको। ये 3 इसमें मुख्य रूप से मुद्दा रखा गया है। यदि कोई कानून 2025 से बनाया जाता है तो 2024 के कार्य को अपराध घोषित करता है तो यह लागू नहीं होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध 2024 में किया, उस समय वो कानून मौजूद नहीं है, तो उस व्यक्ति का अपराध नहीं होगा। अपराध किसको कहा जाता है? कानून का उल्लंघन अपराध होता है गुरु। आज के बाद कोई पूछे कि अपराध किसको कहा जाता है, तो कानून का उल्लंघन अपराध होता है। अगर कानून नहीं है तो अपराध भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं होगा कि आज आपने क्राइम किया, आज कोई कानून मौजूद नहीं है और भविष्य में कोई कानून बने और उसके तहत में आपको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन इतना आसान ज़िंदगी होता तो हम यहाँ थोड़ी न पढ़ा रहे होते। इतना आसान जीवन भी नहीं होता है। अपराधों के विरुद्ध में बैक डेट जाकर के कानून लागू नहीं होता है, लेकिन नॉन अपराधी प्रवृत्ति का अगर कोई एक्ट है तो उसको बैक डेट में जाकर के आप लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपने पेंशन से संबंधित कोई कानून बनाया और आपने बोला कि 2020 के बाद से जितने भी इस तरह के केस आए सब पर ये लागू होता है, यानी कि व्यापार और आर्थिक मामलों से जुड़े हुए जो कानून होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के नहीं हैं, उस प्रकार के कानून को बैक डेट में भी जाकर के लागू किया जा सकता है। लेकिन आपराधिक कानून को कभी भी बैक डेट में जाकर के लागू नहीं किया जा सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21 संविधान में मूल अधिकार का सबसे बड़ा जो भंडार है वो आर्टिकल 21 में ही रखा हुआ है, जिसको कहा जाता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, जीवन का अधिकार भी इसको कहा जाता है। समय समय के साथ में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसलों ने आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा विस्तारित कर दिया है। चैन से सोने का, निद्रा लेने का अधिकार भी आपको आर्टिकल 21 के तहत में दिया गया है। अगर कोई आपके निद्रा में बार बार खलन उत्पन्न करता है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में बोलिए कि ये व्यक्ति ने मेरे निद्रा में खलन उत्पन्न की है, इसको सजा दो। खलन उत्पन्न करने का मतलब क्या है? भाई दखल दिया है, उठा दिया है, सोने नहीं देता है। एक केस है दिल्ली का जिसमें हुआ क्या था कि मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा था, बगल में एक घर था, वहाँ पर हुआ क्या कि भाई बच्चे सो नहीं पा रहे थे, तो उनके माँ बाप चले गए भाई एनजीटी में कि ये हमें सोने नहीं देते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला
कि ये गलत है, आप रात्रि में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोने का अधिकार मिला हुआ है उनको। ये बहुत ही गलत चीज़ है, और आप आवाज़ भी नहीं कर सकते हैं वहाँ पर काम करने के दौरान। और अगर आप रात को जो सोने की अवधि होती उस दौरान तो प्रतिबंध ही लगा दिया। तो ये मैं क्या आपको मामला समझा रहा हूँ कि आपको तमाम तरह का अधिकार दिया गया, जैसे विदेश घूमने का भी एक अधिकार दिया गया है। लेकिन पैसा देगा भारत सरकार, वो नहीं है, पैसा नहीं देगी सरकार, पैसा खुद से कमाना पड़ेगा आपको। मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978 मामले में पासपोर्ट जब्ती के वो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया था कि पासपोर्ट आप किसी का जब्त नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाता है। कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप जो सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने फलाना अपराध किया है, इसको तो बीच सड़क पर ला करके मतलब बिल्कुल अलग कर देना चाहिए, वो संभव नहीं है। आप बोलते हो ना कि बीच सड़क पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, खून खौल रहा है, वो संभव नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जीवन से उचित लिखित प्रक्रिया के द्वारा ही ख़त्म किया जा सकता है। लिखित प्रक्रिया वर्तमान में केवल और केवल फांसी ही है, वो भी गरिमापूर्वक है। नहा धुला के सुबह सुबह में नाश्ता पानी करवा के फिर लटकाते हैं। गरिमापूर्वक जीवन और गरिमापूर्वक मृत्यु का अधिकार मिला हुआ है भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत में। तो ये जो आप उत्तेजना में बोलते हैं गोली मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो चीज़ संभव नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है कि बिना जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 6 से 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान वगैरह इसी के तहत चलाया गया है। अगला है निवारक नज़रबंदी और गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर अगर आपको गिरफ्तार किया गया है और वर्किंग डे है, अगर आपको फ्राइडे को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट बंद हो जाती सैटरडे संडे, तब 24 घंटे आपका फ्राइडे से लेकर के मंडे तक में गिना जाएगा। तो फिर आपको तुरंत मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर नहीं ले जाएगा। मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायपालिका से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ठीक है, इतना भी ध्यान रखेंगे तो चल जाएगा। और अगर वर्किंग डे में आपको गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर ऑन एनी हाउ आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष लेकर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ होता है कि आपको ले जा रहा है, मान लीजिए गिरफ्तार किया पटना में, ले जाना उसको दरभंगा मजिस्ट्रेट के पास में, तो ले जाने और ले आने का समय उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ये समाज के खिलाफ भी है और सरकार के शोषण के खिलाफ भी है। समाज के शोषण के खिलाफ भी और सरकार के शोषण के खिलाफ भी है। जैसे आर्टिकल 23 मानव तस्करी बलात् श्रम का निषेध करता है। बलात् श्रम यानी कि फोर्स्ड लेबर, बलात् का मतलब ही होता है फोर्स, बलात् श्रम, बलात् और भी चीज़ें होती हैं, जो भी होता है सब फोर्स, यानी कि आपकी अनिच्छा के खिलाफ आपसे कोई काम करवाया गया है, उसका निषेध किया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी निषेध किया गया है। बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी घोषित किया गया। आपको लग रहा होगा कि कहाँ होता है बंधुआ मजदूरी, आज से 80, 75, 60 साल पहले जाएंगे तो ये चीज़ें होती थी, ये चीज़ें आपके आस पड़ोस में भी दिख सकती थी। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार मामले में बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया। ऐसे मजदूर जिनको बस 2 टाइम का खाना दिया है तो उनको बांध के एक तरह से रखते हैं और उनका पूरा जीवन उसी के घर के आस पड़ोस में बीत जाता है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार कार्यों में लगाने प्रतिबंधित किया गया है। बच्चों को खाद्यान्न पटाखों के कारखाने में लगाने से रोका गया है। जैसे चूड़ियों की फैक्ट्री, इन सब में भी बच्चों को बहुत बड़े स्तर पर लगाया जाता है, वह उसको भी रोका गया है भारत में मूल अधिकार के द्वारा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया आर्टिकल 25 से 28 तक में। आपको आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि कॉन्सेंस की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप क्या फील करते हैं, क्या अपने धर्म के बारे में, इंटरनल जो चीज़ें हैं उसके बारे में स्वतंत्रता दी गई है। पालन करने का, अभ्यास का और प्रचार की भी स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन लुभावने वादे की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पसंद का धर्म चुन सकता है। आप आज किसी धर्म में, आप किसी दूसरे धर्म में जा सकते हैं, कोई उस पर रोक टोक नहीं है, लेकिन लुभावे चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अंतःकरण की है, आपके मन में विचार आया कि मैं किसी दूसरे धर्म में जाऊं तो ही आप जा सकते हैं।
कोई व्यक्ति अपनी पसंद का धर्म चुन सकता है, लेकिन मानव बलि, ह्यूमन सेक्रीफाइस जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये धर्म को विकृत करने वाला, लोगों का अधिकार को कम करने वाला जो रिलीजियस प्रैक्टिस होगा उन सभी पर रोक लगाया जाएगा। जैसे सबरीमाला केस में भारत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि महिलाएं भी अब प्रवेश कर सकती हैं मंदिरों में। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस, मतलब कि जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उसको मैनेज करने की भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। मंदिर या मस्जिद अपने धार्मिक मामलों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इसके लिए आप सड़क पर टेंट नहीं डालेंगे, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, सड़क पर रैलियां नहीं निकालेंगे, सड़क पर आप पंडाल डालकर पूजा नहीं करेंगे। इसके खिलाफ सरकार को एक्ट बनाना चाहिए और बनाए भी हैं, जागरूकता फैली है सरकार के खिलाफ। इसके खिलाफ सरकार जागरूक हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश में अब सड़क पर ना तो हिंदू कोई त्यौहार मनाते हैं, ना तो मुस्लिम कोई त्यौहार मनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये बिल्कुल सही चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 27 धर्म के प्रचार के लिए कर टैक्स से छूट दिया गया है। सरकारी धार्मिक आयोजन पर कर नहीं लगाया जाता है। आर्टिकल 28 सार्वजनिक वित्त पोषण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके सरकारी मिडिल स्कूल में सुबह में हनुमान चालीसा और शाम को कुरान पढ़ाया जा रहा है। ये धार्मिक एजुकेशन सरकार के किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा सकता है। सरकार किसी भी अपने संस्थान में सार्वजनिक वित्त पोषण वाले जिसको टैक्सेशन से मतलब टैक्स से जो चलते हैं उसमें कभी भी धार्मिक एजुकेशन नहीं दिया जा सकता है, और अगर दिया जा रहा है तो वो गलत होता है। फिर आप बोलोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में उपनिषद कैसे पढ़ाए जाते हैं? उपनिषद धार्मिक नहीं होते हैं, उपनिषद फिलॉसफी है, दर्शन है। दर्शन और रिलीजन में फ़र्क होता है। हनुमान चालीसा रिलीजन है, वहीं पर जो सांख्य है वो दर्शन है, वेदांत दर्शन है। तो दर्शन और रिलीजन में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। जैसे बुद्धिज़्म दर्शन है, बुद्धिज़्म दर्शन है, बुद्धिज़्म एक धर्म भी है लेकिन वो फिलॉसफी भी है। इन दोनों में अंतर होता है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में कहा गया है कि भाई अल्पसंख्यक को संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा की रक्षा शामिल की गई है। तमिल भाषी समुदाय अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, प्रशासन करने का भी अधिकार दिया गया है। जैसे अल अजहर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान मुस्लिम समुदाय द्वारा संचालित किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आया था आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है आपको, जिसको बाबा अम्बेडकर ने क्या बोला था कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके तहत कई सारे हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण एक उदाहरण दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है तो ये रिट जारी किया जाएगा कि इस बंदी को प्रत्यक्ष करो, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको कहा जाता है। क्या मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? तो मूल अधिकार में वर्तमान में संशोधन नहीं किया जा सकता है अगर वो मूल ढांचे का उल्लंघन है तो। मूल ढांचे का उल्लंघन है तो संशोधन नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकारों को न्यून नहीं किया जा सकता है, मूल अधिकार को बढ़ाया जरूर जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था और यही अंतिम बार संशोधन किया गया था। संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार में से हटा करके एक वैधानिक अधिकार के रूप में 300A में स्थान दिया गया है, 300A में दिया गया है। आर्टिकल 300A में दिया गया है। 1973 में केशवानंद भारती केस के बाद ये चीज़ आया कि मूल ढांचा का संकल्पना, जिसके तहत ये कहा गया कि मूल ढांचे की संकल्पना का अगर आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो संविधान के किसी भी भाग में आप क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान में जो प्रदत्त मूल अधिकार हैं उसको कभी भी कम नहीं किया जा सकता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसका कुछ रोक जरूर लगाया जा सकता है। जैसे आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल 19, अगर बाहरी अटैक के कारण आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाता है। लेकिन आंतरिक अशांति के कारण से आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 19 का अपने आप निलंबन नहीं होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसको निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 किसी भी मामले में निलंबित नहीं किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आज का मूल अधिकार का वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा, पढ़ा होगा। टेस्ट में जुड़िएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। धन्यवाद आप सभी का।